Welcome back to science online class, and I am your science teacher. Look here, we were looking the chapter number 3. हम लोग चैप्टर नंबर 3 के ऊपर काम कर रहे हैं, दैट इज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर चैप्टर था एंड आई हैव फिनिश द होल चैप्टर. मैंने इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर दिया है बाय मेकिंग द 18 वीडियोस, है ना. इसके टोटल 18 लेक्चर बने हैं एंड it was little lengthy chapter you can say, and right now it is the good time to see the exercises and their solutions. याद रखिएगा इस पूरे चैप्टर में करना क्या है ना. आवर मेन कंक्लूजन इज कि व्हाट वी हैव टू डू, हमको पढ़ना कैसे है. यू हैव टू सी द वीडियोस बहुत सारे बने हैं बिकॉज इट वाज द कॉन्सेप्चुअल चैप्टर. इस पूरे चैप्टर के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, छोटी छोटी चीज़ें थी, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना, फिर बताना, डील करना, फिर एग्जांपल देना. सो इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हुआ. नो प्रॉब्लम एट ऑल. ऑल द वीडियोस आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, फॉर नॉट ओनली फॉर दिस 9th क्लास, इवन फॉर योर अपकमिंग क्लासेस ऑल्सो, है ना. बाद में जब आप 12th तक पढ़ लेंगे उसके बाद भी इस वीडियोस बहुत ही काम के होते हैं आपके. राइट नाउ सी, करना ये है, इस चैप्टर में हमको कुछ डेफिनेशंस लर्न करने होंगे. देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं. और ऑलमोस्ट 60 to 70% जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, दीज आर बेस्ड अपॉन द न्यूमेरिकल अप्रोच. वो पूरे के पूरे तरीके से न्यूमेरिकल अप्रोच पे डिपेंड करते हैं. न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे. काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आर देयर, अलग अलग काइंड्स के न्यूमेरिकल्स हैं एंड बिलीव मी ऑल आर वेरी वेरी इजी. सभी बहुत ही ज़्यादा आसान हैं. स्पेशली न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द मोल. आप जब वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है. और यहाँ पे भी अगर कुछ ऐसा क्वेश्चंस होता है जिसको मुझे करके बताने की ज़रूरत है, सो आई विल डू इट ऑल्सो ऑन द बोर्ड, बट आई डोंट थिंक कि ऐसी ज़रूरत पड़ने वाली है. सी, अब देखो एक चीज और, सॉल्यूशन जो मैं आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है, इसमें न केवल बैक एक्सरसाइज शामिल है, आपके चैप्टर के बीच के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है. एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है, मतलब बीच बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का सॉल्यूशन, उसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर फॉर यू. और इतना डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है कि इस तरीके से पढ़ाई कर लेने के बाद, और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के वीडियोस को भी देखते हैं, साथ में नोट डाउन करते हैं, तो आई डोंट थिंक फिर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, ठीक है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो. सी, अब आपकी बुक के बारे में बता रहा हूं. आपकी बुक में पेज नंबर 40 आपको दिख रहा होगा वैसे यहाँ पे. लुक हियर, दिस इज योर पेज नंबर 40, है ना. पेज नंबर आपको 40 दिख रहा है. इसमें ये ट्राई यूर सेल्फ दिया गया है. क्या होता है, एक एक पार्ट के बाद थोड़ा सा पढ़ाया गया आपको, फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, फिर पढ़ाया गया, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं. सो हर प्रकार के क्वेश्चन को देखना है. ओनली आई एम सेइंग यू क्वेश्चन क्या है. इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद द 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. ये वाला क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. देखिए, लुक हियर. अब राइट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन हियर. वही क्वेश्चन था, देखिए. इन द रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद द 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड. क्वेश्चन को पढ़ते हुए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करना कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में. जैसा अपन सोचते हैं या कोई भी व्यक्ति इमेजिन कर सकता है, इट इज नॉट लाइक दैट. अब क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं. इन अ रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन हुआ, उसमें क्या हुआ, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा ली गई है बेटा, 5.3 ग्राम. रिएक्टेड विद द 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड. उसने 6 ग्राम एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन किया है. सो कौन कौन चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक एसिड. दोनों की क्वांटिटीज अपने को पता है. 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का है, Na2CO3, और एथेनोइक एसिड का है 6 ग्राम. अब दोनों रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे बेटा, प्रोडक्ट, ठीक है.
अब आगे पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या क्या बना, दो चीजों ने आपस में रिएक्ट किया, तो इधर अपने को प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है 2.2 ग्राम। तो देखो इसको अब यहां से समझते जाओ। देखो इन दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक एसिड। जो जो क्वांटिटी यहाँ पे दी गई हमने लिख दिया 5.3 ग्राम और इधर 6 ग्राम। तो टोटल कितने ने रिएक्ट किया, 5.3 और 6 को जोड़ोगे, इसको इक्वेशन के तरीके से समझ लेना, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। या दूसरे तरीके से आपको पहले मैं थोड़ा बताता हूं, आपने स्टार्टिंग के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें एक आता है लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, है ना, लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। और उसमें हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि जो एटम्स होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन सॉरी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जब कभी भी होता है तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्ट करते हैं। और रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जितने रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं उतने ही अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इधर 5.3 और 6 को जोड़ने के बाद मिलता है 11.3। अब इधर क्या क्या बना बेटा, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम। सीक्वेंस नेसेसरी नहीं है, आप कार्बन डाइऑक्साइड भी मैं पहले लिख सकता था, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखा है 0.9 ग्राम वाटर, तो प्लस वाटर 0.9 ग्राम। और यहाँ पे अपने को केमिकल फॉर्मूले से भी कोई लेना देना नहीं है, केवल क्वांटिटी से मतलब है। और लास्ट में बना 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम 8K नोएट। ये जो लिखा है ना 8K नोएट, थोड़ा सा गलत लिखा है, एथेनोइड बोलते हैं इसको, सोडियम एथेनोएट, कोई बात नहीं, है ना, सोडियम एथेनोएट था ये। देखो यहाँ TH लिखा है, यहाँ पे K लिखा गलत लिखा, यहाँ पे H लिखा सही लिखा। सोडियम एथेनोइड बना 8.2, तो कुछ भी नहीं करना था, इधर लेफ्ट हैंड साइड के दो चीजों को जोड़ लिया गया 11.3, और इधर भी आप 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 करोगे तो आपको 11.3 ही मिलेगा। और अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैं जोड़ करके बता रहा हूँ, देखो 8.2 आफ्टर दैट 2.2 एंड 0.9 ऐड करिएगा तो 9 और 2 11, 11 और 2 कितना होता है 13 होता है। सो यहाँ पे 3 आया, 13 का पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा, कैरी 1 लेंगे, 8 2 10, 10 और 1 को ऐड करेंगे तो 11 आया। ये भी कितना बना रहा है 11.3 ग्राम। तो यही चीज यहाँ पे 11.3 ग्राम लिखी हुई है, और आपको बताया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। या दूसरे शब्दों में ये समझे कि जितने रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं, उतने ही अमाउंट में प्रोडक्ट बनता है। देखो नीचे यही बात लिखी है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ता हूं। अब अपने को बताना था सो दैट, शो करिए, दिखाइए या बताइए दैट दिस ऑब्जर्वेशंस आर इन द एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमको इस केमिकल रिएक्शन के बाद जो क्वांटिटी दी गई है उससे वेरीफाई करके बताना है, प्रूफ करके बताना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे आधारित है। मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मतलब जो मास होता है, इट कैन बी नाइदर क्रिएटेड, इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। या दूसरे शब्दों में केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स होता है उतने ही मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इधर का प्लस और उधर के प्लस का बराबर सेम है। इससे हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट बना। सो नीचे लिखा है दिस शोज दैट, इससे इस बात की पुष्टि होती है दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के टाइम में मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, वी कैन से मास इज कंजर्व्ड। मास जो है वो बिल्कुल कंजर्व्ड है, सुरक्षित है, वो ना तो लॉस्ट हुआ और ना ही क्रिएट हुआ, जितना लिया गया था उतना ही फॉर्म हुआ है। हो गया, कुछ भी नहीं रखा था, ठीक है। जो जो चीजें दी गई थी उसको प्लस करके लिखा गया, उनकी क्वांटिटी लिखी गई, ऐड कर दिया गया और बता दिया गया मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और इसी बात को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं और इसमें भी वही क्वेश्चन लिखा है, मैं आपको शो करते हुए चलता हूं सो दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा पढ़ लेता हूं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8, यही वाला क्वेश्चन है। अब इधर देख लो, क्वेश्चन वही है, दिख रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8। अब मीनिंग भी समझते चलते हैं, मीनिंग समझना बहुत जरूरी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं 1:8 के फॉर्म में। ये मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि आप कहीं से भी कोई भी सैंपल ले आइए वाटर का, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 पे ही आएगा। और ये 1:8 कैसे आता है? एटॉमिक मास से आता है ये, ठीक है। एटॉमिक मासेस जो होते हैं उनका रेशियो है ये टू फॉर्म अ वाटर। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उनका रेशियो उसके अंदर हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 8। ये बात हम सभी को पता है। अब क्या किया गया? मैथ्स के क्वेश्चन के जैसा है, सुनना है ना। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड? व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड मतलब ऑक्सीजन के कितने ग्राम की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन के कितने मास की जरूरत होगी टू रिएक्ट कंप्लीटली, ताकि ये पूरी तरीके से रिएक्ट कर सके विथ द 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन गैस की मात्रा को 3 ग्राम लिया जाता है तो बहुत ही इजी सा है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। जब हाइड्रोजन 1 था तो ऑक्सीजन था 8, तो अगर हम लोग हाइड्रोजन को 3 ले लेंगे तो ऑक्सीजन भी 3 गुना बढ़ जाएगा। जब हाइड्रोजन केवल 1 होता है 1 ग्राम, उस केस में ऑक्सीजन होता था 8 ग्राम। तो जब हाइड्रोजन को मैं 3 टाइम्स बढ़ा दूंगा मतलब 3 ग्राम, तो ऑक्सीजन भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा भैया। सो 8 3 जा 24, आंसर 24 ग्राम। अब सॉल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। सिस्टमेटिक ऐसा लिखा जाएगा, रेशियो ऑफ H रेशियो O, H मतलब हाइड्रोजन एंड O फॉर द ऑक्सीजन। सो रेशियो ऑफ H रेशियो O बाई मास इन वाटर इज, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना रहे हैं। तो देखो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। देखो इधर 1:8 है, इधर कितना है? 1:8। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा लिखा उस उटपटांग तरीके से। इसको मैथ्स के क्वेश्चन के तरीके से कर लेना यार। तुम ये लिखना, एक तरफ लिखना हाइड्रोजन और एक तरफ लिखना ऑक्सीजन, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला केस है। हाइड्रोजन जब 1 है तो ऑक्सीजन कितना है? 8। तो जब हाइड्रोजन 3 होगा तो ऑक्सीजन को मान लेना x। उसके बाद तुम इसको कर देना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसा मैं आपको मैथ्स में बताता हूं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x इंटू 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 3, ठीक है। तो x की वैल्यू सीधे आ जाएगी भैया 24 ग्राम। बस 24 ग्राम किसकी जरूरत पड़ेगी? फिर नीचे ये आंसर लिख देना जो लिखा है इसने, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड। जो पूछा है वही लिख देना। व्हाट मास की जगह 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये बहुत ही लॉजिकल, इसमें कुछ था ही नहीं, बस, ठीक है। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसने भी ऐसे ही सॉल्व किया। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच पोस्टुलेट्स ऑफ, अब देखो ये मैं आपको दिखा देता हूं बुक में। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पोस्टुलेट मतलब होता है बेटा अवधारणा, इमेजिनेशन। अब यही बात यहां पे लिखी है, आप देख सकते हैं, लुक हियर। विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में, उसका कौन सा पोस्टुलेट था, कौन सी वो अवधारणा थी जिसका रिजल्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वो क्या था वो पोस्टुलेट? वो पोस्टुलेट ये था, द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज इज दैट इज लिखा है, वो इज दैट होगा ये, है ना। ये इज दैट मान लेना इसको। इज दैट मतलब वो ये थी कि द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पढ़ता हूं मैं,
देखो, द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज दैट, है ना। अब मैं शुरू से बता रहा हूं, क्वेश्चन पूरा लिख देना, है ना। उसके बाद क्या है, इस मतलब डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसका वो पोस्टुलेट जिसके हिसाब से वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है या फॉलो करता है, वो ये था। और उसने जो पोस्टुलेट दिया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर्स मतलब द रिलेटिव नंबर, है ना, कोई भी नंबर, एंड द काइंड्स ऑफ एटम और एटम्स के प्रकार, दे आर ऑलवेज कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, वो किसी भी कंपाउंड में हमेशा कांस्टेंट होते हैं। मतलब ये कि रिलेटिव नंबर, जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूं कि H2O है, तो H2O किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो जो एटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो भी हमेशा फिक्स होते हैं, और उनके जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, मतलब कितने एटम्स को लिया जाएगा, वो भी फिक्स होते हैं। जैसे 2 एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का मिलकर के ही H2O बनाते हैं, ठीक है। और यही बात उसने बोली थी डाल्टन ने, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से सही है। सो जो लिखा है वो पढ़ दिया। द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स, नंबर मतलब नंबर ऑफ एटम्स है ये, रिलेटिव नंबर मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम्स, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सो जो नंबर होता है एटम्स का, और उनका जो काइंड्स होता है कि हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि एल्यूमिनियम है, दे आर ऑलवेज कांस्टेंट इन अ कंपाउंड, वो किसी भी कंपाउंड के अंदर फिक्स होता है, और उनका रेशियो भी हमेशा फिक्स होता है। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आगे उसने अपना स्टेटमेंट ये भी बोला था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम को ना तो ज्यादा बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब वो हमेशा बैलेंस होता है, जितने रिएक्ट करते हैं उतने ही बनते हैं। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी अपन ने देखा था वही बात। तो डाल्टन ने जो बात कही थी वो ये था कि रिलेटिव नंबर और जो काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं ना, वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये भी दिया गया है, देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लीजिए। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इधर आते हैं, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के कौन सी अवधारणा के अनुसार या कौन सी उसकी थ्योरी ऐसी है, विच कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करती है। और हम सभी को ये बात भी मालूम है कि जितने भी एटम्स होते हैं वो आपस में एक कांस्टेंट रेशियो में, डेफिनेट रेशियो में या फिक्स रेशियो में ही एक दूसरे से रिएक्ट करके कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, है ना। तो वो चीज कौन से वाले पोस्टुलेट में पता चलती है, तो यही वाला पोस्टुलेट है। फिर से देखो वही आंसर आ गया, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ द एटम्स आर ऑलवेज कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब जो नंबर होता है एटम का और जो काइंड्स ऑफ एटम होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, व्हेन दे फॉर्म द कंपाउंड, जब उन लोग कंपाउंड बनाते हैं, सो इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स होता है। मतलब कि कौन कौन से एटम्स होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे और वो आपस में रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, तो उनका जो नंबर और एलिमेंट कौन कौन होंगे, ये दोनों बातें हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। चलो, तो ये 4 क्वेश्चन थे, ये 4 क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आगे देखो, यहाँ पे लिखा है क्लास 9th साइंस NCERT टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35, लेकिन ये आपको पेज नंबर 35 में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो NCERT की बुक है ये प्योर NCERT की बुक के हिसाब से दिया है। आपकी जो बुक चल रही है वो एडवाइजर की चल रही है ना, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल है, तो थोड़ा सा पेज नंबर मैच नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ ये कौन से पेज में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, बट वाई टू वरी, ठीक है। आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो पूरा PDF सेंड किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लुक हियर, यहाँ पे आपके पेज में मिलेगा ये 44। अब मैं आपको बता देता हूं, आपके उसने लिखा है पेज 35, लेकिन आपको ये मिलेगा पेज नंबर 44 पे। अब मैं आपको मैच करके भी बताता हूं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करके बताइए, इसकी परिभाषा बताइए।
So look here, same question I am showing you in the page number 44. Look here, page number 44 दिखा और try yourself. Question number first है define the atomic mass unit. Same है. अब देखो आंसर देखते हैं. क्या है बेटा? क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करो, और कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आपको बुक में भी मिल जाएगा. इवन वीडियो बनाते टाइम भी मैंने इसका डेफिनेशन लिखा था बोर्ड पे और आपको एक्सप्लेन भी किया है. अभी भी एक्सप्लेन कर देता हूं. तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एक प्रकार का यूनिट होता है जिसमें एटम्स के मास को क्या किया जाता है? नापा जाता है, मेजर किया जाता है. शॉर्टकट में तो ये समझ गए अपन, है ना. अब ये होता क्या है? तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द, एक एटॉमिक मास यूनिट कहने का मतलब क्या? वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है बेटा? एग्जैक्टली ये किसके बराबर होता है? 1/12, 1/12, है ना. 1/12 बोलते हैं किसी भी फ्रैक्शन को जब पढ़ा जाता है तो लास्ट में TH लगा दिया जाता है. 1/12 जैसे 1/4, 1/3, 1/5, इसी तरीके से 1/12 मतलब 1/12 टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि एक एटॉमिक मास यूनिट को कार्बन एटम के 1/12 टाइम्स के बराबर माना गया है. कार्बन 12 कहने का मतलब इसलिए क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसका डबल करते हैं तो वो एटॉमिक मास में कन्वर्ट होता है, जिसको अपन 12 बोलते हैं, इसलिए उसको कार्बन 12 बोलते हैं. अब पढ़ते हैं डेफिनेशन. वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द एग्जैक्टली 1/12 टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. यहां तक समझ में आ गया होगा. अब आगे जो बात लिखी है वो मैं पढ़ देता हूं. द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. तो कार्बन को माना गया स्टैंडर्ड, और उसके हिसाब से दूसरे जितने भी एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मास को कार्बन एटम के एटॉमिक मास के कंपेयर में कंपेयर किया जाता है, और इसीलिए उस यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं. अब देखो यही बात लिखी है, द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास. अब इसको कार्बन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास बोल देते हैं. और किसका? ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, बाकी सभी एलिमेंट्स का, बाकी सभी तत्वों का. हैव बीन फाउंड विथ रेस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12. यही बात लिखी है कि बाकी जितने भी एलिमेंट्स बच गए कार्बन के अलावा, उनका जो एटॉमिक मास है वो कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट अगर मुझे बोला जाए कितना होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो मैं बोल दूंगा 16 होता है. और 16 के बाद मैं बोलूंगा AMU, जिसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट. मैं बोलता हूं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 AMU. फिर आप पूछोगे ये AMU क्या होता है, तो मैं बोलूंगा एटॉमिक मास यूनिट होता है. फिर आप बोलोगे एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो मैं बताऊंगा एटॉमिक मास यूनिट एक यूनिट है, और वो किसके बराबर होता है? 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम के बराबर होता है. कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया है, और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को हम लोग बताते हैं. ठीक है, समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेकेड आई. क्वेश्चन को फिर से समझते हैं. वाई इज इट नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है टू सी एन एटम, कि हम लोग किसी एटम को देख सकें विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई. नेकेड आई मतलब नंगी आंखों से, है ना, खुले आंखों से. खुले आंखों से किसी भी एटम को देख पाना पॉसिबल नहीं है. क्यों? तो इसलिए क्योंकि एटम इतना स्मॉलेस्ट होता है ना, कि वो हमारे विजन में आता ही नहीं है. तो देखो क्या लिखा है, एटम्स इज सो स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई. एटम्स इतने ज्यादा स्मॉल्स होते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू सी देम विद द नेकेड आई. उसको हम लोग नेकेड आई से, खुले आंखों से नहीं देख सकते. इट इज मेजर्ड इन द नैनोमीटर, और इसका जो यूनिट होता है वो नैनोमीटर में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 10⁻⁹. क्या बोलते हैं? 10⁻⁹. और यहाँ पे ये बात थोड़ा गलत लिखा है, इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर. इसको नैनोमीटर में मेजर किया जाता है, जहां पे 1 मीटर की वैल्यू जो होती है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होती है.
और ये बात थोड़ी सी गलत है, 109 लिखा है, ये गलत है। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹, फिर यहाँ पे nm लिखना पड़ेगा, है ना। nm मतलब नैनोमीटर, ऐसा रिलेशन होता है। और ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको हम लोग देख नहीं सकते। चलो अब देखो, इसमें 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, वो मैं इसी में बता देता हूं। डिफाइन द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का क्या होता है? डिफाइन द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? अब ये इसमें नहीं है, मैं बुक में बता देता हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ये है। रिलेटिव एटॉमिक मास ये दिख रहा है आपको सामने। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो लिखा है इसी को पढ़ रहा हूं मैं, द रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो लिखा है द रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाई ए, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब डेफिनेशन हो गया, द रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास। इट इज डिफाइंड एज अ एवरेज, मतलब टोटल, जैसे एवरेज निकालते हैं ना वो। इट इज डिफाइंड एज अ एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास कहने का मतलब है एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। उस एलिमेंट के एक एटम का, उस एलिमेंट के एक एटम का एवरेज रिलेटिव मास कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12, जिसको कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में कंपेयर करके लिया गया है। ठीक है, फिर से रिपीट, तो यहां से यहां तक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास कहने का मतलब ये कि एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, उसी एलिमेंट के एक एटम का एवरेज रिलेटिव मास लेना पड़ेगा, एंड विच इज ऑलवेज टेकन इन कंपेरिजन विद द कार्बन 12, जिसको कार्बन 12 के कंपेयर में लिया जाता है। ठीक है, और यहीं से वो यूनिट आती है AMU। ठीक है, बस। और इट इज डिनोटेड बाय द ए, इसको ए से डिनोट करते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको आप मन से लिख लेना, मैंने बता दिया वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज द एटॉमिक मास यूनिट, सॉरी व्हाई इज द एटॉमिक मास यूनिट नॉट कंसीडर्ड अ प्रैक्टिकल यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को एक प्रैक्टिकल यूनिट कंसीडर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, ये भी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर आपको याद हो। देखो ये यहाँ पे मिलेगा, उसी के पीछे वाले पेज पे। इज एटॉमिक मास यूनिट अ प्रैक्टिकल यूनिट, यहाँ पे वही बात लिखी है। अब यहाँ से अंडरलाइन करना आप, द एटॉमिक मास यूनिट इज नॉट अ प्रैक्टिकल यूनिट। थोड़ा सा बड़ा करते हैं। द एटॉमिक मास यूनिट इज नॉट अ प्रैक्टिकल यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को एक प्रैक्टिकल यूनिट नहीं माना जाता है, बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू अ वेरी स्मॉल मास। इक्विवेलेंट को आप इक्वल भी बोल सकते हो, बिकॉज इट इज इक्वल टू द वेरी स्मॉल मास, क्योंकि ये बहुत ही छोटे मास के बराबर होता है, बहुत ही छोटे द्रव्यमान के बराबर होता है। अब आगे लिखा भी गया है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द 1 atomic mass is equal to the 1.66 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। आप सोचो कि एक एटॉमिक मास 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम में, या अगर आप इसको ग्राम में चेंज करना चाहोगे तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर होता है। एंड सच स्मॉल मासेस कैन नॉट बी मेजर्ड ऑन एनी बैलेंस। क्या मीनिंग हुआ कि सच स्मॉल मासेस, इतने छोटे से मास को कैन नॉट बी मेजर्ड ऑन एनी ऑफ द बैलेंस, किसी भी बैलेंस के द्वारा, तराजू के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता या मापा नहीं जा सकता, और इसीलिए इसको प्रैक्टिकल यूनिट कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है। और इसीलिए हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं या ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। चलो ठीक है, तो बस अपने को यहां से यहां तक लिखना था।
आंसर आपका यहां से लेकर के यहां तक बन जाएगा, सच बैलेंस तक, है ना, बैलेंस तक लिख दोगे, आंसर है टिल ईयर। अब देखो 30 मिनट हो चुके हैं, तो हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। पार्ट्स में और भी बना देंगे वीडियो, एंड यू डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, है ना। आई विल सेंड यू द कंप्लीट पीडीएफ, डोंट वरी, complete your copy well and see my all videos because I have done very hard work for you all. Till then, all the best. Thank you so much.